बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तकल्लुफ़ के साथ मैं हूँ राजानीस। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। आज से चंद दिन पहले 22 अप्रैल को पहलगाम इंडिया में एक वाक़या हुआ। मकबूजा कश्मीर का इलाका है पहलगाम, जहाँ पे एक वाक़या हुआ जहाँ पे 26 मासूम लोगों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया और उसका सारा इल्ज़ाम जो है हमारे ऊपर, हमारी फ़ौज पे, हमारी आर्मी पे और हमारी ISI पे डाल दिएगा। ये बड़ा अफसोसनाक बात है। किसी की जान जाना यकीनन एक अफसोसनाक बात है। हर एक की जान कीमती है, चाहे वो किसी भी मज़हब, किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो। ये एक बहुत अफसोसनाक बात है। लेकिन इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि तमाम का तमाम मलबा, जब भी इस तरह का वाक़या होता है इंडिया के अंदर, इंडिया की तरफ से, तो उसका मलबा हमारी फ़ौज, हमारी हुकूमत और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पर डाल दिया जाता है। ये कोई पहली मरतबा नहीं हुआ, इससे पहले भी कई मरतबा इस तरह के वाक़यात हुए और इंडिया ने हमेशा झूठा प्रोपेगेंडा करके मीडिया पे शोर मचा के पूरी दुनिया को ये कोशिश करने की, ये बावर कराने की कोशिश की कि ये पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। मैं समझता हूँ ये कोई वाक़या हुआ ही नहीं। अगर मुझसे पूछा जाए, मेरी ज़ाती राय ली जाए, मैं समझता हूँ इस तरह का वाक़या कोई हुआ ही नहीं और हो ही नहीं सकता। उसकी वजह है कि मकबूजा कश्मीर का जो ये इलाका है जहाँ का जिक्र किया जा रहा है पहलगाम, जो तकरीबन LOC से 40-50 या 60 किलोमीटर के फासले पर जगह जगह चेक पोस्ट है और पूरे मकबूजा कश्मीर में इस वक्त 7 लाख इंडियन आर्मी डिप्लॉयमेंट है। 7 लाख इंडियन आर्मी डिप्लॉयमेंट है। इंटरनेट बंद है, मोबाइल सर्विस वहाँ बने, जगह जगह उनकी चेक पोस्टें। इसके बावजूद कोई दहशतगर्द वहाँ पहुँचे और उन्होंने ये वाक़या किया और 26 मासूम लोगों की जान ले ली। हाउ कुड दिस पॉसिबल? अकल तस्लीम नहीं करती कि इंडियन फ़ौज के होते हुए 7 लाख फौजियों के, जहाँ पर 7 लोगों पर एक फ़ौजी डिप्लॉयमेंट है, उसके होते हुए इतना बड़ा वाक़या हो जाए। अगर ये हुआ है तो वो 7 लाख फ़ौजी वहाँ क्या कर रहे थे? क्या वो सत्तू पी के सो रहे थे? मैं पूरी कौम से ये सवाल करता हूँ। अगर ये वाक़या हुआ है तो उसकी वीडियो कहाँ है, उसकी फुटेज कहाँ है? जगह जगह वहाँ कैमरे लगे हुए हैं। ना उनका कोई पोस्टमार्टम मिला, ना उनके लवाहिकीन जो 26 लोग थे उनके फैमिली मेम्बर्स का कोई स्टेटमेंट लिया गया। और इस सारी सूरत हाल पर अफसोसनाक बात यह है कि इस वाक़े के सिर्फ 10 मिनट बाद जो वहाँ का लोकल पुलिस स्टेशन, जो पहलगाम पुलिस स्टेशन, जो तकरीबन वहाँ से 6 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, इतनी देर में तो रेस्क्यू टीमें भी नहीं पहुंचती जितनी देर में इस वाक़े की FIR दर्ज कर ली गई और उसमें हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान और इसके इदारों का नाम लिया गया। आखिर क्या वजह है? इंडिया क्यों ये चाहता है, क्यों ये दहशतगर्दी की इस तरह की हरकतें करता है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए? न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश होती है और हमेशा इसमें वो जूते खाते हैं, धोखा खाते हैं, बेइज्जत होते हैं पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन इसके बावजूद इस तरह की हरकतें करते हैं। इस वक्त भी जो सूरत हाल है, पूरी दुनिया ने इसका नोटिस लिया, पूरी दुनिया इसको कंडेम कर रही है, इसको शेम कर रही है और मोदी सरकार को ये कह रही है, ये जो कि एक फाशिस्ट गवर्नमेंट है, उसको ये कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की प्लानिंग है जो सिर्फ और सिर्फ इस खत्ते को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये कोशिश की जा रही है और स्पेशली उनका टारगेट पाकिस्तान है। लेकिन कभी भी वो इस कोशिश में पहले कभी भी कामयाब नहीं हुए और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी नहीं होंगे। ये वाक़या शुरू होने के बाद सिर्फ चंद ही मिनट बाद इंडियन मीडिया, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन हुकूमती इदारे, उन्होंने एक बमबारी शुरू कर दी। एक नेगेटिव नैरेटिव के तहत पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को निशाना बनाया और उनको ये कहने की ज़रूरत महसूस हुई, ये कहा उन्होंने पूरी मीडिया में शोर मचा के कि इस वाक़े के पीछे पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों का हाथ है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर पाकिस्तानी इदारों का हाथ है, उनको इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? 10 मिनट में ही सारी इन्वेस्टिगेशन हो गई, सारी उन्होंने इस बात की जाँच कर ली कि इस वाक़े के पीछे कौन था और उन्होंने मीडिया में शोर मचा के ये कहना शुरू कर दिया कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों का हाथ है। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि इंडिया ने ऐसा क्यों किया और इससे पहले भी मुख्तलिफ वाक़यात में इंडिया ये करता चला आ रहा है, लेकिन हमेशा उसने मुँह की खाई है। जब भी इलेक्शन सर पर होते हैं, इस वक्त बाहर में इलेक्शन होने वाले हैं 2025 में, उससे पहले भी जब इलेक्शन हुआ था उस वक्त ये वाक़या हुआ था। जब भी वहाँ इलेक्शन होने वाले थे, मोदी सरकार इस तरह की कोई एक्टिविटी करती है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। और जहाँ तक इंडियन मीडिया का ताल्लुक है तो वो बेचारे मजबूर हैं। उनकी रेटिंग सिर्फ इस बात से बढ़ती है अगर वो पाकिस्तान को बुरा भला ना कहें। जब तक वो पाकिस्तान को, पाकिस्तानी इदारों को नेगेटिव ना कहें, उनको बुरा भला ना कहें, उनकी रेटिंग ही नहीं बढ़ती। तो वो बेचारे भी इस बात के हाथों मजबूर हैं कि पाकिस्तानी इदारों को हमेशा वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं। इसके ऊपर मैंने बात करने के लिए माफ़ कीजिए, एक पैनलिस्ट आज हमने बुलाए, ज़बरदस्त पैनलिस्ट है। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे क्या वजह है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और अगर ये जंग का आगाज़ है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम, गयूर कौम, 25 करोड़ कौम अपनी फ़ौज के साथ थे, फ़ौज के साथ हैं और खड़े रहेंगे। और खुदा न खास्ता अगर जंग मुसल्लत की गई तो हम जंग के लिए तैयार हैं, चाहे अल्फाजों की जंग हो, चाहे अमली जंग हो। हम ये साबित करके दिखाएंगे इंशाल्लाह हम एक अमन पसंद कौम थे, अमन पसंद कौम है। लेकिन हमारे साथ अगर कोई इस तरह की हरकत की जाएगी तो उसका मुकाबला करना हम
बखूबी जानते हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद है, मैं उनका तारुफ कर रहा हूँ। पहले भी आ चुके हैं, ज़बरदस्त एनालिस्ट हैं, हम उनसे पूछेंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। इंडिया पूरे रीजन में हमेशा इससे पहले बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक दहशतगर्दी का सबब बना हुआ है। सारी दुनिया जानती है कि जहाँ जहाँ वो दहशत गर्द हैं, ना सिर्फ इंडिया में, इंडिया से बाहर भी उनके लोग जो हैं वो दहशतगर्दी फैलाते हैं। मैं तारुफ करा दूँ, हमारे दरमियान मौजूद हैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और सीनियर एनालिस्ट हैं मिस्टर फजल करीम दादा भाई। फजल भाई, वेलकम टू माई शो। एक साथ इसके साथ हमारे दरमियान एक और एनालिस्ट हैं, पहले भी आ चुके हैं, ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं, मिस्टर डॉक्टर अली फरहान। अली भाई, वेलकम टू माई शो। फजल भाई, मैंने प्रोग्राम में कहा कि मैं तो इस वाक़े को पहली बात मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि 7 लाख फौजी वहाँ पर है, वो डिप्लॉयमेंट है। उन्होंने कहा बाहर से कोई दहशत गर्द आया और 26 मासूम लोगों की जान ले ली। तो ये 7 लाख फौजी वो क्या कर रहे थे? वो सत्तू पी के सो रहे थे, जगह जगह बैरियर है, इंटरनेट बंद है, मोबाइल बंद है, उनकी चौकी बनी। हाउ कुड दिस पॉसिबल सर? सबसे पहले राजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम टॉपिक पे बात करने का दावत दी। देखिए, इंडिया जो है वो तो बॉलीवुड से इंस्पायर्ड है, जैसे उनकी मूवियाँ होती हैं। अब आप बहुत जल्द इस पे भी एक मूवी देख लेंगे। देखिए, इट इज़ टोटली अ कॉन्कॉक्टेड फॉल्स स्टोरी, जो दुनिया उन पे हंस रही है, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा। और जिस तरह ये प्लान करते हैं, इनकी तो जग हंसाई अब नेक्स्ट लेवल पे पहुँच चुकी है। ये जो भी इंसिडेंट है, ये इंडिया के अपने इक़दाम हैं खुद के, जो वो खुद करता है, और वो बड़े मज़े से दूसरे ममालिक पे इल्ज़ाम बहुत आसानी से धर देता है। जैसे आपने बताया कि प्लानिंग तो इतनी वीक है इनकी कि 7-8 किलोमीटर दूर तो इनका पहलगाम का पुलिस स्टेशन है। उधर 10 मिनट में पहुंच गए, रिपोर्ट भी हो गई और आपने सारे फैक्ट्स बयान किए। मैं इंडिया का ज़रा रोल पूरी दुनिया को आज बताना चाहता हूँ। इंडिया का रोल पूरी दुनिया में एक डिस्टेबलाइजिंग, टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग, टेररिस्ट हार्बरिंग कंट्री का रहा है। ये पूरे खित्ते में एक न्यूसेंस कंट्री है, मैं तो इसको कंट्री भी नहीं कहूँगा, जो सिर्फ दहशतगर्दी फैलाती है और उससे अपनी रोटी को सेकती है। अब मैं आपको उसका रोल बताता चलूँ। खाली पाकिस्तान पे पहले आता हूँ और फिर इस रीजन पे। पाकिस्तान के अंदर कुलभूषण यादव की स्टेटमेंट आपके सामने, इनका सर्विंग नेवी ऑफिसर पकड़ा गया, जिसने बताया कि हमने ये 2 दहशतगर्दी के हमले किए और मजीद हम करना चाह रहे थे। इसी तरीके से अफगानिस्तान में बैठ के 5 एम्बेसियां 1200 लोगों पे इनने खोली हुई हैं, जबकि इंडिया में इनकी टोटल 6 हैं। 6 मिशंस हैं जहां पे 6 लाख डायस्पोरा है। इधर 1200 पे 5 एम्बेसी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवा रहे थे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। Exactly. अच्छा, इसी तरीके से अगर आप कश्मीर में देखें तो इनका एक मेजर जनरल वॉर क्राइम में बुक हुआ इंडिया का। ये तो ये रोग स्टेट है। अच्छा, वहां पे 8000 पैलेट गन इंजरी, 10,000 बेवा, 9,000 ऑर्फन, जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ टेररिज्म है स्टेट स्पॉन्सर, वो इंडिया करता आ रहा है। उसके अलावा अब दुनिया पे आ जाएं, ये तो हमारा करीब का खित्ता हो गया ना, अब दुनिया पे आ जाएं। इनने ये जो है कनाडा के अंदर अभी इनने हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल करवाया, जो खालिस्तान मूवमेंट का वो था, मेन लीड थी खालिस्तान। उस रिपोर्ट के अंदर कैनेडियन हुकूमत ने डायरेक्टली रॉ और मोदी को वो किया है, मुलविस किया है, और उनके 6 डिप्लोमेट्स को भी स्टेटस नॉन ग्रेटा करके भेजा है कि ये भी बैठे हुए यहाँ पे यही काम कर रहे थे। खाली इसके अलावा देखें, अमेरिका इंटेलिजेंस ने इनका एक और ऑपरेशन को, जो कि गुरपतवंत सिंह थे, उनको मारने के लिए भी भेज दिया था रॉ का इंटेलिजेंस। उसके खिलाफ तो बाकायदा इन पे चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, और एफबीआई ने स्टेटमेंट दी है कि वी विल नॉट टॉलरेट दिस एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म फ्रॉम एनी कंट्री इन आवर ओन सॉइल। तो ये क्या स्पीक करता है? इसके अलावा आप देखें इनने और क्या हरकतें की हैं। श्रीलंका में इनने तमिल टाइगर्स को सपोर्ट किया, एग्जैक्टली सबके सामने दुनिया को पता है। इनने नेपाल के अंदर मॉइस रिजीम के साथ इनने जो वो कर रहे हैं, सर मालदीव में भी बिल्कुल, म्यांमार के अंदर इंसर्जेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, भूटान के अंदर आप देखें, इसी तरीके से बांग्लादेश को देखें। तो ये बातें क्या आपको इंडिया दे रही हैं कि एक रोग टेररिस्ट स्पॉन्सर, टेररिस्ट सपोर्टिंग कंट्री है, जो हार्बर करता है, मैन्युफैक्चर करता है, और अपने पड़ोसी मुल्क, और अब तो इसका जुनून इतना फैल गया है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है ये टेररिज्म फैला रहा है, और उसके बाद मासूम बन के ये समझता है पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाएगा। ये स्टोरी जो है ना बॉलीवुड की बहुत घिसी पिटी हो चुकी है, अब ये कहीं और जाकर अपनी वैसे आपने एक बात बड़ी ज़बरदस्त की है, कुछ अरसे बाद इसके ऊपर कोई मूवी बन जाएगी। सर आपने लद्दाख का जिक्र नहीं किया, वहाँ पे भी इन्होंने कोशिश की। लद्दाख के ऊपर आप देखें, चाइना के पास गए, वो वीडियो तो यूट्यूब पे, इनको चाइनीज ये आ रहे हैं आगे,
चाइनीज ने ना कोई वेपन यूज किया, इनको लाते मार के इनको मिट्टी की तेलों से गिराया। Exactly ऐसे हुआ। ये तो इनकी फौज है, ये इनकी अफवाज है। अच्छा फिर आप देखें इनका जुनून। अच्छा आप ये भी देखें, मैं उस बात पे बाद में आता हूं कि इनकी ये पॉलिसी से इनके साथ क्या हो रहा है, जरा ये भी देखें। इनके मुल्क के अंदर इस वक्त 7 से 8 सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही हैं। पूरा इनका मुल्क जो है ना वो इस वक्त सेपरेटिस्ट मूवमेंट में इनगल्फ्ड हुआ है। एक तो कश्मीर में चल रही है, एक खालिस्तान मूवमेंट पंजाब में चल रही है जी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया नागालैंड में तीसरी चल रही है, कमतारपुर असम में चौथी चल रही है, झारखंड में अलग चल रही है, गोरखालैंड में अलग चल रही है, द्राविडन मूवमेंट अलग चल रही है साउथ इंडिया के अंदर, बोडोलैंड असम में अलग है। और ये सारा जो है मूवमेंट क्या बताती हैं कि इंडिया की पॉलिसी इंडिया की अवाम ने भी रिजेक्ट कर दी है। और अब इन सेपरेटिस्ट मूवमेंट को रोकने के लिए ये हर आए दिन कोई बॉलीवुड से इंस्पायर करके ड्रामा करते हैं और पाकिस्तान पे ब्लेम करते हैं। तो इनकी बात को अब कोई सीरियसली लेता नहीं है। और इनकी फौज का तो जो मजाक उड़ रहा है वो तो आपने देखा है कि इनकी फौज का क्या, इनके अपने फौजी कह रहे हैं ना हमें खाना मिलता है ना हमें इक्विपमेंट मिलती है, हम लड़ें तो कैसे लड़ें। कल इनने एरियल स्टोर ड्रॉप कर दिया अपने ही विलेज पे, मैंने बुखला गए कि अपने लोगों पे अच्छा, उस पे मैंने लिखा भी, उस पे मैंने कहा भी इंडिया डजंट नीड एनीवन टू ह्यूमिलिएट देमसेल्व्स, वो खुद ही अपने आप को ह्यूमिलिएट करते हैं। व्हाट एन इनकॉम्पिटेंसी इनकी आप रैंक्स एंड फाइल के अंदर अगर आप देखें, अगर दुनिया को किसी से फियर है तो वो इंडिया की ये फौज से नहीं है, उनके अगले ब्लंडर से लोगों को खतरा होना चाहिए और डर होना चाहिए जो ये करते हैं। ठीक है डॉक्टर अली फरहान, मैं आपसे इस बात का जवाब दूंगा कि 1971 से अगर हम देखें इंडियन एयरलाइन का तैयार हाईजैक हुआ, उसके बाद बिल क्लिंटन आए 2000 में, 36 बेगुनाह सिख मारे गए बेचारे, उसके बाद 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पे हमला हुआ, 2007 में समझौता एक्सप्रेस, इसके बाद बम्बई अटैक हुआ, 2016 में पठानकोट पे हुआ, पुलवामा हुआ, उसके बाद ये वाक़या हुआ। तो जैसे फजल भाई ने कि कंटिन्यूटी में वो इस तरह का कोई इवेंट क्रिएट करते रहते हैं, क्या वजह है इसकी? जी बहुत शुक्रिया राजा साहब। सबसे पहले तो मुझे अफसोस है कि जो मासूम जानें वहाँ पर गईं, जो अपने ही मुल्क की साजिशों का फिर शिकार हुए वो मासूम लोग, जिसमें बहुत जल्दी उनका मीडिया जिस तरह चीख रहा है तो वो नाम भी खुलेंगे तो पता चलेगा सब मुसलमान कितने थे, उनके कितने थे। जिस तरह आपने फरमाया कि सब कुछ लगता है प्री प्लान था, कि FIR भी कट गई, सब कुछ हो गया। अब आते हैं कि तारीख की तरफ। सर इनकी तारीख ही है, ये हमारी शराफत को, हमारी सादगी को, हमारी एक अहलियत को कि हम एक जिम्मेदार न्यूक्लियर नेशन है, इसको हमारी कमजोरी समझते रहे। तो इनके माजी का ये है कि जब भी कुछ होता है इसको रिलेट कर देते हैं और बगैर सोचे समझे जो है ये हम पे हमला करते हैं बगैर किसी प्लानिंग के। जब माजी में जाए, चाहे बुश आया वो, जैसे अभी भी इनका वाइस प्रेसिडेंट अमेरिकन वहाँ मौजूद था, तो ट्रम्प जैसा आदमी जो है वो खुलकर बोल नहीं रहा कि कल उसने कहा पाकिस्तान और इंडिया का या कश्मीर का इशू 1000 साल पुराना है। इनको जब मौका मिलता है ये हमारे इदारों को, हमारी फौज को कर देते हैं। इनको पहले चाहिए अपनी फौज की ट्रेनिंग कराएं। हर साजिश में इनको शायद लगता है ख्वाब में भी नजर आते हैं। जैसे मैं इस हुकूमत को मुबारकबाद क्यों दूंगा कि इस हुकूमत ने पहली दफ़ा हमको लगा कि हमारी एक नेशनल गवर्नमेंट है, कि उन्होंने जिस तरह मुस्तहकम अंदाज का, जिस तरह आपने शुरू में फरमाया कि इन्होंने जो आगाज़ में हमले करने शुरू किए बगैर सोचे समझे, हमारे मीडिया पे नहीं, हमारी कौम के ऊपर, हमारे चीफ के ऊपर, हमारी टू नेशन थ्योरी के ऊपर। मैं समझता हूँ कि टू नेशन थ्योरी का जो ऐसा जो पूरे इंडिया ने अपने मीडिया ने दिखाया, हमारे चीफ साहब ने जो कहा था, हमारे नौजवानों को जो मैसेज दिया था, माशाल्लाह से इंडियन मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसके जरिए हमको बहैसियत कौम दोबारा इकट्ठा होने का मौका दिया। जबरदस्त बात की। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को एक जिम्मेदार उसका होना चाहिए, एहसास होना चाहिए, इसको ये मजाक ना समझे। ये कौमों का मुस्तकबिल का मसला है और मैं अपनी हुकूमत को इसका मुबारकबाद पेश करूंगा जिस तरह मुस्तहकम अंदाज में उन्होंने इंडिया प्रोपेगेंडा का जवाब दिया है। और मैं समझता हूं कि ये हमारी एक आजमाइश का वक्त है और हर पाकिस्तानी, चाहे मर्द हो, लड़का हो, लड़की हो, बूढ़ा हो, हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ, जिन पर हमें पूरा भरोसा है और उसने हमेशा साथ दिया है हमारी कौम का बुरे वक्त में, पहले हम लड़ेंगे, अपनी जानें देंगे, मगर इस दफ़ा ये डिसीजन हो जाना चाहिए और इंडिया को एहसास होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये हालात जिस तरफ इंडिया लेके जा रहा है, जिस तरह हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, हम हर तरह के उसके लिए तैयार हैं, हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार हैं, मगर वंस फॉर ऑल ये फैसला जरूर हो जाना चाहिए। और टू नेशन थ्योरी जिस तरह मैंने फरमाया कि जिस तरह इंडिया ये प्रोपेगेंडा जो करता रहा है, हमारे चीफ साहब को अपने उसमें दिखाकर बुरा भला जो तहजीबी के जमाने यूज कर रहा था, पता नहीं कौन नशे के अंदर वो जर्नल बख्शी या किस तरह के नाम सैकड़ों आ रहे हैं, तो मतलब ये हमारे लिए फख्र की बात है अगर वो इस तरह के अल्फाज यूज ना करें। राजा साहब हमारे लिए फख्र की बात है सर, टू नेशन थ्योरी हमारी मिरास है, हमारा सासा है। बहुत जबरदस्त बात है।
बहुत ज़बरदस्त बात की फजल भाई। मैं इस सवाल का जवाब आपसे बाद में लूँगा। जैसे डॉक्टर अली फरहान ने का कमा, इस बहाने पूरी हमारी नेशन यूनाइटेड हो गई, तो उनका शुक्रिया कि इस बहाने, एक बात है हमारे इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जब इस तरह का वक्त आता है तो हमारे तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप, मैं उसको क्रेडिट देता हूँ, यकीनन सलाम पेश करता हूँ। ऐसे मौके पर सब एक साथ एक झंडे के नीचे जमा होते हैं। मैं इसका जवाब लूँगा आपसे एक ब्रेक के बाद। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने तफसीली बात की जो पहलगाम वाक़या है, उस हवाले से उसके कंसिक्वेंसेस भी बात की, उस पर हमने उसकी डिटेल में बात की कि सब प्री प्लान है। और जैसा कि हमारे मेहमान डॉक्टर फजल करीम दादा भाई ने कहा कि इंडियन मूवी का खासा लगता है कि कुछ अरसे बाद इसमें इंडियन मूवी बन जाएगी, और यकीनन ये इंडियन मूवी की अभी उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है और कुछ अरसे बाद हम देखेंगे इस तरह की मूवी हो जाएगी। फजल भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर अली फरहान ने कहा कि इस वाक़े के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह फिर से यूनाइटेड हो गए, हमारी तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप एक पेज पे आ गई। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे इख्तलाफात होते हैं, इख्तलाफात हो भी सकते हैं, होने भी चाहिए, इसमें कोई सी बात नहीं, लेकिन जब मुल्क की बात आती है, कौम एक हो जाती है, एक यूनाइटेड हो जाती है, क्या कहेंगे इस बारे में? लेकिन सबसे पहले तो मैं समझता हूँ मोदी को जो है ना, हमें थोड़ा प्रेज भी करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितनी डिस्ट्रक्शन उसने अपने मुल्क में ले आया है ना इस वक्त तक, सारी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स के साथ चीजें, और जितना उसने अपने मुल्क को बदनामी का एक जो है सरचश्मा बनाकर प्रेजेंट किया है पूरे दुनिया को, तो एक तो उसको मुबारकबाद। और दूसरा, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान को बहुत सारे मसले हैं, और हुस्न है जमहूरियत का कि अपनी जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखना तो एक हुस्न है, लेकिन ये हर दफा आकर हमारे सारे इश्यूज को बैक बर्नर पर डाल के हम सबको एक सीसा पिलाई दीवार बनाता है। ये तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरा ख्याल से इस पागल को ऐसा करना दीजिए। ये अपने जिस तरह जा रहा है, ये इंडिया को खुद ही डिस्ट्रक्शन के पाथ पे ले गया। आप यकीनन इस बात को खुशी महसूस करें, हमारी तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, मैं इस पे ये जरूर कहूँगा, मैं जरूर इस पे ये बात एक कहूँगा कि आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बयान अपना जारी किया, और प्राइम मिनिस्टर्स, देखिए ये होती है रिस्पॉन्सिबल नेशंस, उनने कहा भाई आप इंक्वायरी करें, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाएं, जो कुछ करता नहीं है वो ओपनली कहता है कि आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करें। फिर हमारा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो एलामिया आया है, भाई इस एलामिया में हम बाद में बात करते हैं। इस वक्त टेलीफोन लाइन में हमें ज्वाइन किया है डिफेंस एनालिस्ट हैं मेजर फवाद सिद्दीकी, जो पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। आज उनकी मसरूफियत और तबीयत खराबी की वजह से नहीं आ सके। अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई। जी सवालेकुम राज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आवाज आ रही है मेरी? कैसे तबीयत ठीक है आपकी? जी जी, अब अल्लाह का शुक्र, आता हूँ कि दुआ जी, आपकी कमी बड़ी महसूस हो रही है। एनीवे, आपने मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। ये जो वाकया हुआ है पहलगाम वाला, हम इसके ऊपर बात कर रहे थे, तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड यकीनन आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा। 2014 में बिहार में इलेक्शन से पहले बिहार में धमाका हुआ, 2019 में जनरल इलेक्शन से पहले पुलवामा में हमला हुआ, और 2025 में इस वक्त फिर बिहार में इलेक्शन होने वाले और मोदी सरकार ने ये फिर ड्रामाबाजी कर दी। क्या कहेंगे सर इस बारे में? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राज साहब। बिल्कुल, देखिए इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट इवेंट इनके मुल्क में होने जाते हैं तो इस किस्म की जो वो हरकत जो है इनका मामूल है, ताकि उसका जो मलबा है वो पाकिस्तान में डाला जा सके। देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल वजह है, इलेक्शन होने जा रहे हैं और वो है, और उसके साथ साथ मैं कुछ ऐड ये भी करूँगा कि देखिए 2019 से जो है कश्मीर जो है इस वक्त एक ओपन जेल की सूरत है वहाँ, और वहाँ चप्पे चप्पे पर जो हिंदुस्तानी फौजी हैं वो तैनात हैं, और उनके ऊपर जो कश्मीरी हैं हमारे इंडियन हेल्थ कश्मीर में, उन पर जो जुल्म जबर का बाजार गर्म है उसकी इंतहा कोई नहीं है। और क्योंकि वहाँ एक जेल की सी कैफियत है कि वहाँ जो जुल्म ज्यादती हो रही है वो बहुत ही कम जो है वो सोशल मीडिया पे या मीडिया पे दिखाई जाती है। एक तो वो जो एस्केलेशन वहाँ फ्रीडम मूवमेंट की जोर पकड़ रही है, उसके बावजूद कि उन्होंने उसकी जो ऑटोनॉमी है कश्मीर का उसको चेंज कर दिया है। दूसरी चीज, इन इतने सालों में वहाँ जो डेमोग्राफिक चेंज करने की इंडिया कोशिश कर रहा था कि ये जो मेन लैंड इंडिया से जो हिजरत हो रही है हिंदुओं की, और वहाँ की जो पॉपुलेशन है मुस्लिम, उसको डाइल्यूट करने की साजिश की जा रही है, और उसका जो रिटेलिएशन आ रहा है वहाँ की जो गवर्नमेंट है जो फारूक अब्दुल्ला साहब की, वो भी अब जो है बातचीत करते हैं काबीना में भी, वहाँ मीडिया पे भी, कि ये जो हरकतें हैं ये बंद की जाए। दूसरी चीज, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद जो ट्रम्प इंतजामिया ने पाकिस्तान के बारे में जो स्टेटमेंट दी हैं
और जो पाकिस्तान से वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोबारा शुरू करना चाह रहे हैं अफगानिस्तान को मद्देनजर रखते हुए, और पाकिस्तान एक कलीदी किरदार अदा करने जा रहा है ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात में, तो ये उन्होंने भी जो है वो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान किया कि जब वाइस प्रेसिडेंट उसी ट्रम्प इंतजामिया के वान साहब जो है वो वहां तशरीफ लाए थे। तो ये 3-4 प्रॉन्ग्स इनकी स्ट्रेटेजी थी, लेकिन मैं समझता हूं कि 2-3 दिन गुजर जाने के बाद अब दुनिया को भी ये आया हो गया है। हमें तो पहले से पता था कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, और जिस तरह आप लोगों ने साहिबान ने बहुत ही बेहतर तौर पे इसकी निशानदेही की कि FIR वाला वाकया हो गया, या 12 लाख से ज्यादा इस वक्त वहाँ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इंक्लूडिंग इंडियन आर्मी मौजूद है, तो दिन दहाड़े ये इंसिडेंट होना बगैर एस्टेब्लिशमेंट की, ईमा के, SSL के, ये हो नहीं सकता था। तो मैं समझता हूँ कि अब इंडिया और इंडिया की जो हुकूमत है वो एक लाफिंग स्टॉक है दुनिया के लिए। सर, इंडिया के अंदर से भी अब ये आवाज़ें उठ रही हैं कि हाउ कुड दिस पॉसिबल कि वहाँ 7-8 लाख फौज मौजूद है, जगह जगह उनकी बैरियर्स हैं, उनकी चेक पोस्टें हैं, कर्फ्यू वहाँ लगा हुआ है, इंटरनेट मोबाइल बंद है, और इतनी बड़ी तादाद में कोई भी दहशतगर्द आए ये वाक़या करके चले गए और उन्हें पता ही नहीं चला वो क्या 7 लाख फौजी क्या वो क्या भंग पी के सो रहे थे, क्या कर रहे थे वो? जी बिल्कुल वजह बात है साहब। देखिए जिस तरह अभी आपने देखा, दादा भाई साहब ने भी बात की कि जी वहाँ की एयरफोर्स के क्या हालात हैं, अपने लोगों पे उन्होंने बम गिरा दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। अब वीडियोस जो है वो आनी शुरू हो गई सोशल मीडिया पे कि उनके किस तरह के हालात के खुदकुशियां वो कर रहे हैं, सिपाही अपने अफसरों को मार रहे हैं। Exactly. और वहाँ के जो उनकी ट्रेनिंग का हाल है तो आप समझ ही सकते हैं कि जी पिछले दिनों एक मिसाइल फायर हो गया और बगैर वार हेड के, और उनकी अफवाद को पता ही नहीं चला कि मिसाइल जो है किस फायर हुआ और वो गिरता हुआ पाकिस्तान की सरजमीन पे आया, जिसपे उन्होंने फिर इंटरनेशनल लेवल पे माफी तलाफी की। तो इस किस्म की गैर जिम्मेदारी का सबूत जो है ये दुनिया के भी लम्हा फिक्रिया है कि एक ऐसी ताकत का हामिल जो मुल्क है उसकी जो सिक्योरिटी है या उसकी जो प्रोफेशनलिज्म है या जो ट्रेनिंग है, अब ये एक एटमी कुव्वत अब एक उस फौज के हाथ में है जिसका ना डिसिप्लिन है ना ट्रेनिंग है, और जिसके अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी इतनी ज्यादा है कि कोई भी एक उठकर जो है वो कुछ भी कर सकता है। तो ये दुनिया को भी अब बावर कराना चाहिए। सोल्जर्स उनके सुसाइड कर रहे हैं। सही, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। जी बिल्कुल। और इसी तरह बहुत ज्यादा जो है IAEA ने भी ये बताया कि किस किस्म की यूरेनियम की वहां स्मगलिंग होती है, वेस्ट है। तो अब ये मैं समझता हूँ कि दुनिया को इस पे एक्शन लेना पड़ेगा, खासतौर पर यूनाइटेड नेशंस की अंडर जितने अम्ब्रेला ममालिक हैं, कि इतनी गैर जिम्मेदार हुकूमत जो कि एटमी ताकत भी रखती है, ये तो एक किस्म का दुनिया का जो मुस्तकबिल है उसको खतरे में डालने वाली बात है। ठीक है फवाद भाई, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फजल भाई, जैसा कि मेरे फवाद साहब ने यही कहा कि जो उनकी आर्मी का हाल है, जो उनकी एयरफोर्स का हाल है, अपने लोगों बम गिरा रहे हैं, जो उनके सोल्जर्स हैं, एक तरफ एंजाइटी है, अफसरों से लड़ रहे हैं, आपने कहा वो उनके स्टेटमेंट आते हैं हमें खाना नहीं मिलता, और इसके बावजूद वो इस तरह की हरकतें करें कि पाकिस्तान को, हमारी अमन पसंदी को कमज़ोरी समझ रहे हैं। वो बेसिकली कमज़ोरी नहीं, पागलपन है उनका। वो मैं कह रहा हूँ ना, वो बॉलीवुड से इंस्पायर्ड चलते हैं, वो अपने एजेंडे को ऐसे वो खोपे बांध के फॉलो कर रहे हैं जैसे दुनिया में अकल ही कोई नहीं है। दे हैव बैडली एक्सपोज देमसेल्फ जी। राइट। और ये किस पे कर रहे हैं देखिए ना। चलें, अगर आप ये करें जैसे मेजर फवाद ने कहा, तो आपके पास कुछ तो होना, आर्मी हो, एयरफोर्स हो। आर्मी वो है जो डिप्रेशन का शिकार है, एयरफोर्स वो है जो जहाज गिराकर चाय पीती है, उसको आप चक्कर व्यू पता नहीं कौन सा अवार्ड दे रहे होते हो। फिर जो रिकवरी के लिए जहाज जाते हैं आप उसको ही गिरा देते हो। कल आपने अपने विलेजर्स पे ही गिरा दिया एरियल स्टोर। तो मतलब व्हाट अ मॉकरी, व्हाट अ जोक। आप कर क्या रहे हो किसी, और ये कैसी आपकी आर्मी। और देखें, ये बड़ा एक सीरियस पॉइंट मेजर जवाद ने भी उठाया है कि IAEA को इसका नोटिस लेना चाहिए कि एक न्यूक्लियर आर्म जिसकी फौज ऐसी है, जिसकी लीडरशिप ऐसी है, तो उसको तो जो है, इनका प्राइम मिनिस्टर कौन है? एक नॉन टेररिस्ट है ना जी, जिसने CM में मुसलमानों का मैसेकर किया है, जिसको जी, जब ये CM गुजरात थे। और आप ये देखें कि इसका वीजा रिवोक किया अमेरिका ने और कनाडा ने और ब्रिटिश ने। जब ये प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए तब तो इनको वीजा इशू किए गए। तो ये इनकी माइंडसेट बताते। तो मैं तो IAEA को भी अपील करूंगा कि इस कौम का तो सबसे पहले न्यूक्लियर को आप सिक्योर करें, क्योंकि ये तो पूरे वर्ल्ड के लिए एक थ्रेट है, खाली हमारे लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए एक थ्रेट है।
जी अली फरहान भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने जैसे कि हमें अपनी रियासत, अपनी हुकूमत और अपनी फ़ौज पे फ़ख्र यकीनन होना भी चाहिए, जिस तरह की हमारी फ़ौज है, हम पूरी कौम की तरफ से अपनी फ़ौज के साथ है, 25 करोड़ लोग उनके साथ हैं, खुदा न खास्ता अगर जारियत मुसलत की गई तो आपने बिल्कुल कहा कि पहले हम होंगे और फ़ौज बाद में होगी। आपने पूरी कौम की तर्जुमानी की, कौम के जज्बात की तर्जुमानी की। सर, हम हर महाज पे जवाब देंगे, अल्फाजों से भी, अपने अमल से भी जवाब देंगे, क्या कहेंगे? सर बिल्कुल सर, मैं समझता हूँ कि जिस तरह एक अमल के तौर पर जवाब देने का, जैसे मेरा मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक है, तो मेरे हिसाब से हमको बिल्कुल जो तो सिर्फ ज़बानी एक गोला बारूद कर रहे हैं ना, इतने घंटों से, इतने दिनों से उनकी चीज़ें साफ होती जा रही हैं, मगर हमको अपने फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, दीगर हैं, जो हमारे सिविल डिफेंस के इदारे हैं, उनकी बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह तैयार भी हैं, और उसको मुतहरिक करके बहुत फ़ाल अंदाज से इसके जाना चाहिए, एक दफ़ा से फैसला हो जाना चाहिए। क्यों देखिए, इनकी ये आदत बन गई है कि बस सब कुछ करो, मासूम लोगों के, अपने लोगों की जाने लो और पाकिस्तान को डाल दो। लगता है कि हमारे इदारों के, हमारे चीफ साहब की शायद ख्वाब में भी इनको एयरफोर्स के चीफ नजर आते हैं। हम चाय पे लाकर भेज देते हैं शराफत से, तो ये समझते हैं कि पता नहीं क्या है। तो शराफत को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। हाँ, ये वक्त आ गया है कि जब पानी का फैसला हो, दीगर फैसले हो, इसी को हमको इशू बनाते हुए। और सर अब तो अभिनंदन आया, अब तो हम चाय नहीं पिलाएंगे। हमारी चाय इनको वो 65 में भी ये पीना सर, अब तो चाय नहीं पिलाएंगे, लगता है मुझे। मैं तो ये कह रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है अब तो चाय नहीं पिलाएंगे। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये सिक्योरिटी का खदशा दिखाते हुए ये बोलेंगे ये जंग भी दुबई में कर लें, यहाँ पे नहीं हो सकती। लेकिन अभिनंदन आया, अब तो हम चाय नहीं पिलाएंगे उसे। सब चाय नहीं पिलानी चाहिए उसको, पहले भी जूते पड़े थे। वो तो चाहिए कि शुक्र मनाए हमारी फौज का, उसको बचा के ले गया, वरना अवाम ने तो उसका वही काम कर देना था। सर, इस पे हमारी फौज का शुक्रगुजार होना चाहिए इनको कि उसको बचा के लेके चले गए। देखिए राजा साहब, बात ये आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जैसे पैगाम दिया, एक रिस्पॉन्सिबल नेशन का लीडर ने पैगाम दिया कि भाई आप इंडिपेंडेंट वर्ल्ड इंक्वायरी करें इसकी, ठीक है। हमने हमेशा कहा वी आर पीस मेकर, वी आर पीस लवर, हमने पीस को प्रमोट किया। ये टेररिज्म का सबसे बड़ा शिकार पूरी दुनिया में अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है। 85,000 प्लस शहादतें हमारी मिलिट्री और सिविलियन दे चुका है इस टेररिज्म के अगेंस्ट, और हमें फ़ख्र है अपनी अफवाज पे कि ये वाहिद अफवाज है जिसने टेररिज्म को डिफीट किया, खा वो ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब हो या कोई दीगर ऑपरेशन। तो देखें, हम तो पीस चाहते हैं, बट अगर हमारी ये पीस की जो हमारी पॉलिसी है, इसको अगर कोई ये समझेगा कि हमारी कमज़ोरी है, तो देखें फिर तो वो चाय भी हम पियेंगे, उनका फर्टिलाइज़र भी इधर बनाएंगे। जी हाँ। अब यानी कब चाय नहीं, जी ये कावर्ड हैं, ये छुप के हमला करते हैं कि दिन की रोशनी में आते भी नहीं है। एक दफ़े इनको पूरे शिकारों को सामने लाना चाहिए, मगर मैं समझता हूँ मुतहरिक रहने चाहिए हमारे रियासती इदारे जितने भी हैं, खासतौर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को। क्यों देखिए, ये मिसकैलकुलेट कर गई है इंडियन एस्टेब्लिशमेंट कि बलूचिस्तान में जो कुछ करवा रहे हैं ये, या तालिबान TTP पाकिस्तान की शक्ल में जो करवाते रहे, या सिंध के अंदर एक पानी के इशू को जो कि यकीनन बैठ के हल हो सकता था, वो हमारे इंटरनल डिफरेंसेस है। लगता है कि इंटेलिजेंस इदारे का भी फेलियर है कि इतने अंदर जाके सरहद में मार के भी वापस आ गए हम, तो वो हमको मिसरीड कर गए और हमको एज ए नेशन हमारी तारीख नहीं पढ़ सके। वो सिर्फ 2 नेशन थ्योरी के बाद वो घबरा से गए। लगता है बौखलाहट का शिकार है कि हम हमेशा क्राइसिस के अंदर एज ए नेशन हम एक हो जाते हैं। ये कभी क्रिकेट डिप्लोमेसी भी जाते हैं, जिस तरह फजल भाई फरमा रहे थे कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छा मुंह तोड़ जवाब दिया था, मगर ये अपने लोगों का खून करके जो कुछ ये कर रहे हैं, मगर इस वक्त हमको तैयार रहना चाहिए। कावड़ जो है हमेशा छुप के हमला करता है, ये कभी सामने नहीं आएंगे। जिस तरह उन्होंने फरमाया कि उनका ख्वाब था कि लॉर्ड जिमखाना में चाय पियेंगे, तो आ जाए ना, चाय के साथ आपके पेस्ट्रियाँ में नहीं मिलेंगे, उनको जूते मिलेंगे। फौज पाकिस्तान बाद में है कि पहले आवाम है, मगर फैसला जरूर होना चाहिए सर। इस तरह से उनको पीछे से बच के नहीं निकलने देना चाहिए। हम तैयार हैं, पूरी कौम तैयार है और फौज के साथ तैयार है, इस बात का हम जवाब लेंगे। मिलते हैं एक छोटे अमरीत सिंह साहब से। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे अमरीत सिंह सहोटा साहब हैं, आप प्रेसिडेंट हैं काउंसिल ऑफ खालिस्तान के, यूके से हमें ज्वाइन करें। अमरीत सिंह सहोटा साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, अमरीत सिंह सहोटा साहब हमें यूके से ज्वाइन करेंगे, आप प्रेसिडेंट हैं काउंसिल ऑफ खालिस्तान के। हेलो, अमरीत सिंह सहोटा साहब से कॉल मिला जाए। हेलो जी, अमरीत सिंह सहोटा साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरे ख्याल लाइन डिस्कनेक्ट होगी। हेलो जी, अमरीत सिंह सहोटा साहब, जी, आपकी आवाज़ बड़ी स्लो आ रही है, मुझे बड़ी स्लो आ रही है इनकी आवाज़। हाँ, मेरी आवाज अभी आ रही है? जी जी, हेलो। जी जी जी, सरदार जी क्या हाल है? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, इट्स जी जी, वालेकुम सलाम। राजा साहब, इट्स वेरी नाइस टू बी ऑन योर प्रोग्राम। Thank you for having me.
But what is happening in India at the moment, ਪਹਿਲਗਾਮ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ and it was organized by the Indian raw intelligence ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ I'm having too much interference. Hello? Hello? जी प्लीज कैरी ऑन. हाँ, interference बहुत आ रही है. Anyway, Indian government was trying to create something so that they can tell the world that Pakistan is doing this. If you remember, Bill Clinton came to India and they did a similar kind of thing with the Chatti Singh Pra. 36 Sikhs were killed or shaheed and they shot them. And it was organized with the Indian government's military which did all that. So it's not the first time they've done it. They keep doing it. They keep ignoring it. But the world outside knows what's happening. They know what happened in Canada. They know what happened in America when Pannu was trying to be assassinated. They know what's happened in England when Khanda was killed by the intelligence. So it's not something which they have been not planning or they keep on lying, and that is why the whole world doesn't recognize them, that they're telling the truth. And whatever they do, we, the Khalistanis, Sikhs, Pakistanis, and also Christians are being massacred. So it's the minorities which are being targeted, and they want to make India as Hindustan, and it's up to them. But they cannot target the minorities and get away with it. So the whole world needs to know this, and the world is watching with a very big eyes on them, that what is happening. So they have to be taught a lesson that they cannot do all these things and get away with it. So it is very important that the communications with the world, and also they need to be taught that, look, you cannot lie and get away with it. सरदार जी बिल्कुल तुसी ठीक आखिया. एक और मैनू सवाल दा जवाब दस्सो कि जिस वेले इंडिया च इलैक्शन होंदे इस तरह दा वाकया हो जांदा, मोदी सरकार यही चाहती है, और जिस वेले ये वाकया होंदा है ओहदा मीडिया जिहड़ा है वो ढोल बजांदा है कि जे पाकिस्तान नहीं कीता, आईएसआई नहीं कीता, पाकिस्तान इन्ना डर है, इन्ना कोलो आईएसआई कोलो इन्ना डरदे नहीं है. हर वेले एक ही रोला डालते हैं, आईएसआई नहीं कीता, आर्मी ने कीता. They need to ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ we are lions, we stand, and Pakistan is nothing. That is where they are wrong. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਆ. ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆ. ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ. ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ. We are clear. We want Khalistan and we will have it. There is no doubt in my mind or any Sikh's mind, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ. ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਅੱਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 30 40 ਸਾਲ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਅੱਜ ਕੱਲ
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਆ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਝੂਠ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਸ਼ੂ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮੂਵੀ। ਠੀਕ ਵਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਲਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਲਓ, 5 ਆਈਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨ ਦੇ ਵਰ ਵਰਕਿੰਗ। ਨਾਓ ਦੇ ਨੋ ਫੈਕਟਸ। जी भाजी मेरे गेस्ट बैठे ने फजल करीम दादा भाई, ये कुछ सवाल करना चाहने हैं तुहाडे कोलों। जी फजल करीम दादा जी सरदार जी, thank you very much for your opinion. I just wanted to know that will the Sikh community denounce any adventurism that the Modi government is planning, or building any castles of, or creating this war mongering? Would the Sikh community denounce that, and would you like to appeal from this channel to all the Sikh brothers not to support any of this adventurism? Good question. No, Sikhs are clear. Sikhs have already declared that we want our own homeland and we are not going to take this nonsense from India, whatever it is. And Sikhs are already, whether they are in America, Canada, Australia, New Zealand, England, Europe, Singapore, wherever they are much more aware of it. It's only the Punjab, India, which they have under their thumb, which is the thing which we have to get across. But just whenever somebody is being killed, what do you think their family is going to do? So we know, and Sikhs will come up in front once the time is right. Okay. जी मैं सवाल करना चाह भाजी, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ, ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ जंग ਦੇ ਵਿੱਚ कोई हिस्सा नहीं लेंगे। पाकिस्तान के अगेंस्ट को जिन्ना भी सिख सिपाही है या अफसर है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जंग ਵਿੱਚ हिस्सा नहीं लेंगे। बड़ा चंगा बयान ਦਿੱਤਾ ਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। नहीं, बिल्कुल गुरपतवंत सिंह ने जो दिता है बयान वो ठीक वा, क्योंकि सिखां नूं अपने दे लई, अपने घर दे लई उन्हां नूं इस गल ते खड़े होना चाहिए। जेकर देखो पाकिस्तान दे नाल जे इस वेले माहौल जिस तरह दा बनिया आ, लड़ाई हुंदी आ ते सिखां नूं तां कोई फायदा नहीं है ना। सो इस करके साडा फर्ज भी बनदा आ कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। डॉक्टर अली फरहान मेरे साथ बैठे ने। पाजी एक सवाल करना चाहते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। आपसे सुन के बहुत खुशी हुई, क्योंकि यहाँ पर हमारे सिख बिरादरी और सब मौजूद हैं। देखिए हमने पाकिस्तान ने भी, जैसे हम राजा साहब डिस्कस कर रहे थे, आप लोग इसको भी यकीन अप्रिशिएट करते होंगे कि वहाँ से बीमार बच्चों को भी निकाल दिया गया है इंडिया से, और यहाँ पे जो हमारी इबादतगाह मौजूद है जो हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। हमारे सिख भाई, सिख फैमिलीज़ आज भी, आज के दिन इस वक्त तक
ना सिर्फ इबादत कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई वीज़ा कैंसिल नहीं किए हैं। तो मैं आपसे ये अपील ज़रूर करूँगा कि जिस तरह आपने अभी फरमाया, खुल के इंडियन मीडिया पर बताएं, उनको उनका असल चेहरा बेनकाब करें। जो खालिस्तान में ये ज़्यादतियाँ करते रहें, जो को हम नौजवानी से देख रहे हैं, एक खूबसूरत तहरीक और दबा दबा के जो हुकूमत करते रहें, एक पूरी जनरेशन खा चुकी है इंडिया। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि मैं समझता हूँ आपका भी फैसले का वक्त है। मैं कह सकता हूँ क्योंकि I've been to Pakistan since 1984. I've been there 13 times. I came with a delegation to do business in Pakistan. So I know what's been going on. The gurdwaras of Sikhs are well looked after, not by just the foreigners, Sikhs from England and America, but also if the Pakistani government didn't allow us, then how could we have done it? And the similar thing is, India has destroyed 4 of our historical gurdwaras in India. So I'm well aware of the situation, and I'm well aware of what India wants to do. But they will not get away with it because Sikhs are well aware of the situation. I hope this answers your question. बहुत बहुत शुक्रिया पाजी, तुसी मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मैं ताड़ा शुक्रिया अदा करना चाहने अपने मेहमान की तरफ से, अपने तरफ से, अपने चैनल मेट्रो 1 न्यूज़ की तरफ से। बहुत शुक्रिया, सत श्री अकाल। जी फजल भाई क्या कहेंगे? अमरीश ने बहुत ज़बरदस्त बात की। देखिए, इन्हें बिल्कुल भरपूर मौक़िफ़ दिया जो इनके साथ ज़्यादती हो रही है, जो इनकी कौम के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, और इनने टोटल पाकिस्तान का जो और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक इंडिया टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग कंट्री है, वो तो उनके रिलीजियस प्लेसेस को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। और आज भी आप देखें हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अलामिया में हमने इस बात का, क्योंकि हम हर रिलीजन की इज्जत करते हैं, हमने इनका ये सिख पिलग्रिमेज को रोका नहीं है अभी तक, हमने ओपन रखा है। उनके यात्री अभी भी आ रहे हैं। तो ये जो टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग जो हमने पहले कहा था, मोदी गवर्नमेंट जो है और इंडिया जो है, उसका ये बोलता सबूत है। ये ही हैज़ हाईलाइटेड द इल्स दैट मोदी गवर्नमेंट इज डूइंग। ये उन्हीं के शहरी होते हुए ये बात उन्होंने कही है। तो अब इससे ज़्यादा और क्या रह गया फॉर द वर्ल्ड टू सी व्हाट इंडियाज रियल फेस इज। इंटरनेशनली कंडेम किया जा रहा है। इट इज बीइंग डन। ये आप देखें ना, ये कह रहे हैं अमेरिका में हो रहा है, कनाडा में हो रहा है, यूके में कर रहे हैं, हर जगह आवाजें रेज हो रही हैं। और मैंने ये भी कहा उनसे कि आप कंडेम करते हैं, आप ऐसे कोई एडवेंचरिज्म अगर ये प्लान करते हैं, तो उन्होंने कहा हमने तो सबसे कहा है कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे सिख कम्युनिटी को। तो इससे ज्यादा और दुनिया को क्या प्रूफ चाहिए इंडिया की बर्बरियत का? जी अली भाई, सब बहुत अच्छी बात की फजल भाई ने, और ये जिस तरह फरमाया, खालिस्तान की तहरीक के मरकजी रहनुमा भी हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमको अब ये जज्बात के साथ साथ एक आगे के वक्त के लिए शॉर्ट टर्म तो ये हो जाता है, तैयारी कर लेनी चाहिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे। जैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एक बहुत खूबसूरत इकदाम जो पहला कदम लिया है कि एयर स्पेस बंद करके, तो उन्होंने भी इसकी हिट फील की होगी कि जब उनके जहाज़ अब घूम के जा रहे हैं। मगर इसी तरह हमको भी जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, दीगर उसमें कुछ इनके ऐसे आते हैं केमिकल्स वगैरह जो कि बाहर के ज़रिए इम्पोर्ट होते हैं, तो उसके ऑल्टरनेट वेज यकीनन गवर्नमेंट कर रही होगी, वाकई वजारत सेहत भी कर रही होगी। इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि वो कवर्ड है ना सर, तो वो छुप कर ही चीज़ें करेगा, छोटी हरकतें करेगा। जैसे मैंने बात कही कि आज ही मैं मीडिया पे देख रहा था कि एक बीमार बच्चा वहाँ गया है, उसको आप निकाल रहे हैं और एहसान ये कर रहे हैं सोशल मीडिया पे अपने कि उसकी हम हिफाजत कर रहे हैं। अरे बीमारों को तो किसी भी मजहब में नहीं मारा जाता। तो मैं समझता हूँ उनको हुकूमती जो सूबाई हुकूमतें हैं वो यकीनन फ़ाल है, अपना किरदार अदा कर रही हैं, उनको सब मिल जाना चाहिए। और हम सबको क्राइसिस में छोटे छोटे इश्यूज़ जो हमारे आपस के, उनको छोड़ के एक बिल्कुल ऐसी तैयारी करनी चाहिए कि दुनिया को मैसेज जाए, जिसने मैंने शुरू में सिर्फ अर्ज़ किया था ना कि वो हमारी इंटरनल सिचुएशन को इतना डिस्टर्ब करके हमको अंडरस्टिमेट कर गए कि हम क्राइसिस की नेशन है, कि हमेशा हम क्राइसिस में ही साथ होते हैं। जैसे पाकिस्तान इंडिया का जब क्रिकेट मैच भी होता था, उन्होंने तो क्रिकेट तक ख़त्म कर दिया, घटिया लोग हैं, तो उसमें भी हम एक हो जाया करते थे, आपस के जो भी इख्तलाफ हो उसमें इख्तलाफ हो सकते हैं, उसमें इसी को बात नहीं। अच्छा, प्रोग्राम के आखिर में मैं चाहूँगा फजल भाई क्या मैसेज देंगे इंडिया को? देखें, इंडिया के लिए तो यही मैसेज है कि पाकिस्तान हमेशा पीस लविंग कंट्री है और पाकिस्तान पीस को प्रमोट करता है। लेकिन हमारी इस पॉलिसी को अगर आपने हमारी कमज़ोरी समझा है तो हर दफ़ा तो आप अपनी मुंह की खाकर जाते हैं। हमारी चाय 65 से अभी तक लॉर्ड जिमखाना में ठंडी पड़ी है, एक आप पी कर गए, जहाज़ आप अपने गिराते हैं, खुद होश के नाखून पकड़े, आपकी फ़ौज अलग आपको क्रिटिसाइज कर रही है, आपके पास कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है। सिर्फ इतना कहूँगा कि वाइल यू
plan for any, planning for any fantasies. We are silently and calmly preparing our next cup of tea. हम तैयार हैं। That we will serve पूरी you कौम तैयार warm. है। आपकी तरफ से खुला मैसेज है, पूरी कौम तैयार है, हमारी हमारे पे बुरी नजर डाली, हाँ। हम वो आप पे ज़र्ब लगाएंगे कि आपकी इस दफा हम वो ज़र्ब लगाएंगे कि आने वाली नस्लें तक याद रखें। जबरदस्त। अली भाई, आप क्या कहेंगे प्रोग्राम के आखिर में? सभी को मैं कहना चाहूँगा पाकिस्तान जिंदाबाद। और इस मौके पर हमको मैं जरूर करना चाहूँगा, जो पानी के जो इशू चल रहा है, यूनिलेटरली जितने फैसले वो करते रहे, क्या अब उनको स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले लेना चाहिए। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है, पीछे नहीं खड़ी, उनके सामने खड़ी है, शाना बशाना खड़ी है। और पाकिस्तान है तो हम हैं। इट्स अ लाउड एंड क्लियर मैसेज। पाकिस्तान हमारी लाइफ लाइन है। मज़हब मेरा मुसलमान हूँ, बाद में हूँ, पहले मैं पाकिस्तानी हूँ। उनको ये मैसेज मिल जाना चाहिए। ज़बरदस्त बात की हमारे मेहमानों ने। प्रोग्राम के आखिर में ये कहूँगा कि अगर इंडिया ने कोई इस तरह की हरकत की तो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि पत्थरों से दिया जाएगा। चाहे वो जितने वीज़े सस्पेंड कर दें, चाहे हमारे डिप्लोमेट्स को वापस भेज दें, बॉर्डर बंद कर दें, पानी बंद कर दें, जो चाहे कर लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, आज ही पूरे हिंदुस्तान में अगर रात को कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो ISI आ जाएगी। जी हाँ, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।